Dear students, I am Dr. Harban Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College Ajmer। लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी लॉ 2013 के जो फीचर्स हैं उनको देखा और आपको उन फीचर्स की स्टडी करके एक बड़े स्तर पर एक ओवरव्यू मिल गया होगा और एक दृष्टिकोण भी बना होगा कंपनी लॉ के लिए कि वास्तव में हम अब आगामी दिनों में किस प्रकार से और किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पिछले व्याख्यान की कड़ी में ये जो व्याख्यान है ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है। कंपनी की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आपको कंपनी के गुणों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप कंपनी की परिभाषा अच्छे से समझ पाएँ। कंपनी की जो स्थिति है उसको समझाने के लिए मैं आपको संगठन के जो स्तर हैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन, तो संगठन के जो संरचना है वो आपने पढ़ रखी है पार्ट 1 में, लेकिन उसके जो स्तर हैं वो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। पहला स्तर मैं आपको बताता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा पार्टनरशिप। तीसरा LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और चौथा है कंपनी। कंपनी का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कंपनी के और भी रूप प्रतिरूप के बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इन चारों स्तरों को समझिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता है जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। उसमें वो स्वयं निवेश करता है, स्वयं ही कार्य करता है और जो भी लाभ हानि है वो भी उसकी स्वयं की होती है। हम समझ सकते हैं कि इसका जो दायरा है, जो स्पान है, वो लिमिटेड होगा, क्योंकि एक व्यक्ति लिमिटेड कार्य ही कर सकता है और जो निवेशित पूंजी है वो भी लिमिटेड होगी। यदि उसको और आगे बढ़ाना हो तो वो और पूंजी लगाना चाहेगा और उसका रूप पार्टनरशिप के रूप में हो सकता है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकते हैं और पूंजी निवेश करेंगे और जिस अनुपात में वो पूंजी निवेश करेंगे उसी अनुपात में वो अपने लाभों का बंटवारा करेंगे। They will share their profits in the proportion of invested capital। यहाँ पर चूँकि कैपिटल ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा है, तो जो व्यवसाय होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा बड़ा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं LLP की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके अंतर्गत कुछ कंपनियों के गुण लिए जाते हैं। क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो गुण हैं वो समानता रखते हैं पार्टनरशिप से और समानता रखते हैं
कंपनी के गुणों से। अब बात आती है कंपनी की। जब इस तरह का व्यवसाय हो जिसमें कि पूंजी की आवश्यकता अधिक हो और उस पूंजी की आवश्यकता को पार्टनर्स पूरे ना कर सकते हों, तो वो जो प्रमोटर्स हैं, जो प्रवर्तक हैं, वे लोग बाज़ार से पूंजी ले सकते हैं और उसके विभिन्न विभिन्न रूप हैं और उन रूपों को आप जानते हैं। अंश पूंजी के बारे में आप जानते हैं, शेयर कैपिटल जिसको हम कहते हैं, वो ले सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। लेकिन ये मान के चला जाता है कि यदि कंपनी है तो उसे पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में एक कंसेप्ट इंक्लूड किया गया है चटर्जी समिति की सिफारिशों पर कि कंपनी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, जिसको हम OPC के नाम से जानते हैं, 1 पर्सन कंपनी। लेकिन वैधानिक रूप से OPC अलग है, LLP अलग है, कंपनी अलग है। अब कंपनी की जो रिक्वायर्ड कैपिटल थी उसको उन्होंने बाज़ार से ले लिया और उसके बदले में उनको जिस अनुपात में उन्होंने लोगों से लिया उन्हीं अनुपातों में उनको लाभ का बंटवारा करना होता है। हालांकि इसके लिए प्रोविजंस अलग हैं, प्रॉफिट्स की प्लगिंग बैक भी होगी, शेयर कैपिटल जिनसे ली है उनको भी लाभांश देना होगा, डिविडेंड देना होगा, डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और लोन लिए हैं उन पर भी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये विभिन्न विभिन्न विधियां हैं कैपिटलाइजेशन की, जिसको आप अक्सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ने हैं। कंपनीज एक्ट में कंपनी से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में बांटे गए हैं, शेड्यूल्स भी दिए गए हैं जो हमको पढ़ना है। और इसका जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि कंपनी हमको बनानी है, बनाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे, किस प्रकार तैयार किए जाएंगे, उनमें चेंजेस क्या होंगे। फिर कैपिटलाइजेशन की बात आएगी, हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, किस प्रकार से प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा और किस प्रकार से पूंजी ली जाएगी। फिर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, फिर मीटिंग्स की बात आएगी, फिर वाइंड अप की बात आएगी। तो ये क्रम रहने वाला है हमारे चैप्टर्स का। तो मुझे लगता है कि कंपनी के बारे में आपके मन में एक इमेज बनी होगी कि ये एक लोगों का समूह है जिसके कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो जो समूह है वो उस पूंजी को इस्तेमाल करते हुए अपना कार्य करता है, वो व्यवसाय करता है। तो हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। जो कंपनी है वो वैधानिक रूप से एक बॉडी कॉरपोरेट है जिसको कानून के द्वारा एक शेप दी जाती है और वो जिस भी लॉ में इनकॉर्पोरेट है वो उसी लॉ के द्वारा एनफोर्स्ड होगी। मान लीजिए कोई कंपनी है, अभी बनी है
वो कंपनी बनेगी कंपनीज़ एक्ट 2013 से, और कंपनीज़ एक्ट 2013 ही उसी कंपनी पर लागू होगा। कंपनीज़ एक्ट 1956 जो था उसमें सेक्शन 25 में बहुत बढ़िया डेफिनेशन थी कि जो कंपनी है वो लोगों का एक समूह है जो अपने निर्धारित उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। लेकिन जो कंपनी है वो उसके प्रवर्तकों से भिन्न होती है। जो प्रमोटर्स जो होते हैं, कंपनी को बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनसे भिन्न व्यक्ति है। और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी जो है वो एक पर्सन है जिसकी स्वयं की संपत्ति है, स्वयं का पता है, स्वयं का अकाउंट है, स्वयं के निर्णय हैं। तो जो कंपनी है वो बॉडी इनकॉर्पोरेट है। ये जो कंपनी है उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो व्यक्ति उस कंपनी को चलाने वाले हैं, उसमें हस्तक्षेप रखने वाले हैं, उनके दस्तखत उसमें होते हैं, हस्ताक्षर उसमें होते हैं। और जो पूंजी है उसके भी सब्सक्राइबर्स होते हैं। उस पर्टिकुलर कंपनी में लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी सीमाएं भी होती हैं। पब्लिक कंपनी अलग है, प्राइवेट कंपनी अलग है, ओपीसी अलग है। क्लासिफिकेशन में इस बात की जाएगी। और क्योंकि कंपनी लॉ द्वारा बनाई गई है तो वो एक पर्सन तो है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि वो लोगों के समूह के द्वारा कार्य कर सकती है, कंपनी स्वयं कार्य नहीं करेगी। लोगों का एक समूह है जो कंपनी के बिहाफ पर कार्य करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रवर्तक है उनसे कंपनी भिन्न होती है, इसलिए कहा गया है इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक अलग से इसका वैधानिक अस्तित्व है। परपेचुअल सक्सेशन भी है इसके पास। कंपनी बनी है ये तो पता है, लेकिन कंपनी कब बंद होगी नहीं पता है। कंपनी हमेशा ही अनवरत कार्य करने के लिए बनाई जाती है, ना कि कार्य ख़त्म होने के पश्चात उसको वाइंड अप करने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 में ये व्यवस्था है कि कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 में ये मैंडेटरी था, अनिवार्य था कि कंपनी की एक कॉमन सील होगी जिस पर कंपनी का नाम या कोई जगह अथवा पता अंकित हो सकता है। कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो अमाउंट उसने प्राप्त किया है अपने सब्सक्राइबर्स से वो वहीं तक ही लायबल होगी। सपोज़ कीजिए किसी सब्सक्राइबर ने 10 रुपये उस कंपनी में लगाए, उस 10 रुपये में से उस अभी तक जो कॉल मनी है, आप समझ जाएंगे, आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है, जो कॉल मनी है वो 5 रुपये है और कंपनी के पास अभी 10 रुपये में से सिर्फ 5 रुपये हैं। तो कंपनी 10 रुपये के लिए लायबल नहीं है, कंपनी सिर्फ 5 रुपये के लिए लायबल है। कंपनी शेयर कैपिटल होती है, अंश पूंजी होती है जो बहुत सारे अंशों में बटी होती है। और अंश पूंजी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत साधारण सा है कि कंपनी के पूंजी के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को बेच दिया गया और उन बेचे हुए टुकड़ों के एवज में कंपनी को उन टुकड़ों के बराबर जितना भी मनी वैल्यू तय की गई है वो कंपनी को मिल गई है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी के, जब आप इनको पढ़ेंगे, बुक में से भी पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आया होगा, तो
अब जब आप कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि वास्तव में कंपनी किस तरह से एक बॉडी इनकॉर्पोरेट है या आर्टिफिशियल पर्सन है या ये सभी गुणों को धारण करने वाली एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कंपनी के डेफिनेशन के बारे में, और कॉर्पोरेट वेल का भी एक कंसेप्ट है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।